हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास तक हमने आपके 28 चैप्टर तक खत्म करा दिए, जिसमें 2 चैप्टर बीच में छोड़ दिए थे। एक था पाचन और दूसरा था रक्त परिसंचरण। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 22 में मानव में पाचन। मानव में पाचन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात कि पाचन क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा इसमें वो है बेटा पाचन। कि पाचन की क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज है ये पाचन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य बनाया जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, पाचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, कौन सी चीज है? जटिल भोज्य पदार्थ, इसको किस में बदला जाएगा? यानी कि जटिल को तो बदलेंगे सरल में, और अवशोषण योग्य, जिस भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया जा सके, तो उसे हम पाचन की क्रिया कहते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा, पाचन क्या है? पाचन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य बनाया जाता है, पाचन कहलाता है। पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग हैं, पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं। उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं। और ये ऑर्गन एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य बनाया जाता है, पाचन क्रिया कहलाती है। और पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं। और ये पाचन अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की जो क्रिया है, पाचन की क्रिया जल अपघटनी एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। तो ये बेटा नॉर्मल सी जानकारी है पाचन से संबंधित। आई होप आपके समझ में आया होगा कि पाचन क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य बनाया जाता है, पाचन की क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, उन्हें पाचन ऑर्गन कहते हैं। और ये ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया जल अपघटनी एंजाइम द्वारा संपन्न होती है।
तो यहाँ एक ऑर्गन आया, एक सिस्टम आया, उसका नाम था पाचन तंत्र। ये हमारा अगला टॉपिक भी हो जाएगा। तो पाचन तंत्र का जो निर्माण है वो एक तो आहार नाल और दूसरी है सहायक ग्रंथियां। पाचन तंत्र का जो निर्माण है वो मुख्यतः आहार नाल और सहायक ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, पाचन तंत्र का जो निर्माण है किसके द्वारा हुआ? एक तो आहार नाल के द्वारा, और इसके साथ में जो सहायक ग्रंथियां हैं जो पाचन क्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं, जो अपने एंजाइम के द्वारा पाचन की क्रिया करती हैं, वो सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आ जाएगा आहार नाल। क्या आ जाएगा बेटा? आहार नाल। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज है आहार नाल। ध्यान से समझो बेटा, बहुत इजी चैप्टर है ये। एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। या इस तरह से आएगा, मानव के पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए और छोटी आंत में पाचन को समझाइए, आमाशय में पाचन को समझाइए, अवशोषण की क्रिया को समझाइए, स्वांगीकरण को समझाइए। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो आपके बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। अब सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका आहार नाल। यह पाचन तंत्र का मुख्य अंग होता है। यह पाचन अंग का मुख्य अंग होता है, जो कि मुख से लेकर, मुंह से लेकर गुदा तक फैली रहे। आहार नाल की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो यह पाचन तंत्र का मुख्य पार्ट होता है, जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैला रहे। कहां तक है बेटा? मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। इसके अलावा यह नलिकाकार, लंबी एवं कुंडलित संरचना होती है। आहार नाल जो है यह पाचन तंत्र का एक मुख्य ऑर्गन होता है, मुख्य पार्ट होता है, जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। यह लंबी नलिकाकार कुंडलित संरचना होती है। आकार आकृति देख लीजिए बेटा। हम जीवित व्यक्ति के अंदर अगर हम बात करें, जीवित व्यक्ति में आहार नाल की लंबाई 4.5 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 4.5 मीटर। लेकिन मृत्यु होने पर इसमें शिथिलन की क्रिया हो जाती है और इससे इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। ये इसकी आकार हो गया, आकृति। एक जीवित व्यक्ति के अंदर जो आहार नाल की लंबाई है, पूछा जा नीट के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आहार नाल में, कहां बेटा? आहार नाल की लंबाई क्योंकि जीवित व्यक्ति में 4.5 मीटर होती है, जबकि मृत व्यक्ति में यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद इस आहार नाल में शिथिलन हो जाता है, जिससे इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा बेटा। आहार नाल की बात कर रहे हैं, तो यह पाचन तंत्र का मुख्य पार्ट होता है, जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। यह लंबी नलिकाकार अथवा कुंडलित संरचना होती है। जीवित व्यक्ति में आहार नाल की लंबाई 4.5 मीटर होती है, जबकि मृत व्यक्ति में शिथिलन हो जाने से इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं बेटा। आहार नाल की संरचना।
आहार नाल की संरचना। आहार नाल की संरचना। देखिए बेटा, आहार नाल मुख से लेकर, मुख भी संरचना में आएगा, ये ध्यान रखना। आहार नाल जो है यह मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। तो आहार नाल की संरचना में निम्नलिखित ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहला है बेटा आपका मुख, नंबर दूसरा है मुख गुहा, तीसरा है बेटा ग्रसनी, चौथा है आपकी ग्रसिका ओसियोफेगस, पांचवी है बेटा आपका आमाशय, छठवां है छोटी आंत, सातवां है बड़ी आंत, आठवां है आपका मलाशय और नवा है आपका गुदा। तो आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल है, उसकी संरचना में निम्नलिखित ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहले है मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। ये सभी पार्ट मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपका मुख। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बेटा आपका? मुख। तो मुख के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पार्ट है आपका मुख, माउथ। देखिए, यह आहार नाल का सबसे अग्रभाग होता है। मुख की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो यह देखो मुख सबके सब जानते हैं। आहार नाल का अग्रभाग है जिसमें दो ओष्ठ पाए जाते हैं, होठ पाए जाते हैं, ऊपरी होठ और निचला होठ। तो ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरी हुई एक दरार नुमा जो संरचना होती है उसे हम मुख कहते हैं। यह आहार नाल का अग्रभाग होता है और ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरी हुई दरारनुमा संरचना मुख कहलाती है। मुख आगे मुख गुहा में, मुख जो है माउथ है वो आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। ये पहला पार्ट था आपका मुख। आहार नाल का अग्रभाग होता है जो ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरी हुई एक दरार नुमा जो संरचना होती है उसे हम मुख कहते हैं। मुख आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका मुख गुहा। मुख आगे चलकर जिस गुहा में खुलता है उसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख आगे चलकर जिस गुहा के अंदर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के अंदर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। इस मुख गुहा में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है बेटा तालु। सबसे पहली संरचना है मुख गुहा के अंदर यानी कि तालु। देखिए बेटा, मुंह को जैसे हम खोलते हैं, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा। जैसे मकान है, कोई रूम है, एक उसकी होती है छत, एक होती है उसकी फर्श। ठीक उसी प्रकार मुख के खोलने पर मुख की जो छत है, मुख गुहा की जो छत है उसे हम तालु कहते हैं। मुख गुहा की जो छत है उसे हम तालु कहते हैं
और तालु दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है बेटा कठोर तालु और दूसरा होता है कोमल तालु। मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा आगे यानी मुख आगे जिस गुहा में खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में निम्न संरचना होती है और सबसे पहली जो संरचना है वो है आपकी तालु। मुख गुहा की जो छत है वह तालु कहलाती है और तालु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर तालु, एक होता है कोमल। कठोर तालु की अगर हम बात करें तो ऊपरी जबड़े में, कहां बेटा, ऊपरी जबड़े में, मुंह को जब खोलेंगे तो ऊपरा का जो जबड़ा है तो ऊपरी जबड़े में जो कृंतक दांत हैं, इंसाइजर जो दांत हैं, दांत भी आगे आएंगे, दांतों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, 4 प्रकार के दांत हैं। तो ऊपरी जबड़े में जो कृंतक दांत हैं उन कृंतक दांत के जस्ट पीछे एक उभारनुमा खुरदरी जो संरचना होती है वह कठोर तालु कहलाता है। मुंह को खोलिए आप और कृंतक जो दांत हैं इनके पीछे एक उभारनुमा खुरदरी जो संरचना है उसे हम कठोर तालु कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है बेटा, यह मुख गुहा में भोजन को पहुंचने के बाद बाहर आने से रोकता है। कोमल तालु की अगर हम बात करें तो कठोर तालु के पीछे की ओर जो चिकनी छत है वह कोमल तालु कहलाता है। तो बेटा तालु कितने प्रकार के हैं, 2, कठोर तालु और कोमल तालु। क्या है बेटा, मुख गुहा की जो छत है वह तालु कहलाएगा। कठोर तालु की बात करें तो मुख गुहा के जो ऊपरी जबड़ा है उसमें जो कृंतक दांत हैं, इंसाइजर जो टीथ हैं, उनके जस्ट पीछे उभारनुमा खुरदरी जो संरचना है उसे हम कठोर तालु कहते हैं, जो कि भोजन को मुख गुहा से बाहर आने से रोकता है। कोमल तालु की बात, कठोर तालु के पीछे की ओर, आगे की ओर, कठोर तालु के आगे पीछे की ओर क्या होगा बेटा, पीछे की ओर जो चिकनी छत है उसे हम कोमल तालु कहते हैं। तो पहला ऑर्गन हो गया आपका तालु, दूसरा ऑर्गन जीव। मुख गुहा की फर्श निचला हिस्सा, तो मुख गुहा की फर्श पर एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे हम जीव कहते हैं। सब जानते हैं इसके बारे में। मुख गुहा की जो फर्श है उस पर एक पेशीय संरचना पाई जाती है, उस पेशीय संरचना को हम जीव कहते हैं, जो अग्र सिरे से स्वतंत्र होती है, जो अग्र सिरे से स्वतंत्र होती है, जबकि पीछे की ओर, जबकि पीछे की ओर एक फ्रेनुलम पेशीय तंतु की सहायता से, ध्यान रखना, जीव आगे से स्वतंत्र होती है लेकिन पीछे की ओर एक फ्रेनुलम पेशीय तंतु की सहायता से मुख गुहा की अधर सतह से जुड़ी हुई। मुंह को फाड़िए, ठीक है, जीभ में जो पीछे की साइड तंतु है फ्रेनुलम तंतु होता है, कौन सा होता है, फ्रेनुलम तंतु। इस तंतु की सहायता से मुख गुहा की अधर सतह से यह जुड़ी हुई होती है। जीभ में या जीभ के ऊपर स्वाद कलकाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान कराती हैं, खट्टे, मीठे, नमकीन और कड़वे। तो इस प्रकार के ये 4 जो भोजन के स्वाद हैं उन स्वादों का ज्ञान कराती है, अनुभव कराती है। तो मुख गुहा के अंदर पहली संरचना की आपकी तालु, कठोर तालु है, कोमल तालु।
ये तो बेटा जो छत है वो छत हो जाएगा तालु, और मुख गुहा की जो फर्श है उस पर एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे हम जीभ कहते हैं, जो आगे अग्र सिरे से यानी स्वतंत्र होती है, जबकि पीछे एक फ्रेनुलम पेशीय तंतु की सहायता से मुख गुहा की जो अधर सतह है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जीभ पर स्वाद कलकाएं पाई जाती हैं जो कि हमें खट्टे, मीठे, नमकीन और कड़वे स्वाद का ज्ञान कराती है। तीसरी जो संरचना है इसके अंदर मुख गुहा के अंदर वो है आपके दांत। क्या है बेटा? दांत। मुख गुहा के अंदर तीसरी जो संरचना है, पहली है तालु, दूसरी है जीभ और तीसरी है आपकी दांत यानी कि टीथ। देखिए मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। देखो बेटा दांतों को याद करने के लिए मैं 3 चीज बताऊंगा और 3 चीज उस भाषा को कर देंगे सॉल्व। देखिए, ए गर्ददंती, बी विषमदंती, सी द्विबारदंती। देखिए बेटा ये दांत की विशेषताएं हैं कि मानव के अंदर गर्ददंती, विषमदंती और द्विबारदंती पाए जाते हैं। अब तीनों का मतलब क्या है वो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहला है गर्ददंती कि मनुष्य के मुख गुहा में दांत जो हैं वो गर्दों के अंदर धसे हुए होते हैं। मुख गुहा में जो दांत हैं वो गर्दों के अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें गर्ददंती कहते हैं। विषमदंती की बात तो मनुष्य के जो दांत हैं वो सभी अपने अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग आकृति के होते हैं, जिनके कार्य भी अलग अलग हैं, इसलिए इनको विषमदंती कहते हैं। तीसरा है द्विबारदंती, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबारदंती कहते हैं। 2 बार मतलब एक तो बच्चे के जन्म के बाद जो अस्थायी दांत आते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है और उनके उखड़ने के बाद लगभग 8 साल के बाद, बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाएगा तो लगभग 8 वर्ष के बाद अस्थायी जो दांत हैं, दूध वाले दांत हैं, उनके उखड़ जाने के बाद, उनके गिर जाने के बाद स्थायी दांत आते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। 3 विशेषता बताएंगे। गर्ददंती, गर्ददंती का मतलब यह है बेटा कि मनुष्य के अंदर जो दांत हैं वो गड्ढों में यानी कि गर्दों के अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें गर्ददंती कहते हैं। अपने कार्यों के आधार पर एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग आकृति के होंगे, इसलिए उन्हें विषमदंती कहते हैं। और पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, जिन्हें दूध वाले दांत कहते हैं, संख्या 20 होगी। और दूसरी बार उनके उखड़ने के बाद लगभग 8 साल के बाद जब बच्चे के अंदर दांत आएंगे तो स्थायी दांत होंगे, जिनकी संख्या 32 होगी। तो 3 विशेषता बता दी बेटा, गर्ददंती, विषमदंती और द्विबारदंती। अब दांतों के हम प्रकारों की बात करें तो अपने अपने कार्यों के आधार पर दांत प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के होते हैं। साहब कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला है बेटा क्रंतक, इंसाइजर।
इनसाइड। कृंतक दांत, देखो बेटा सबको बताऊंगा मैं। दूसरे हैं बेटा रदनक, कैनाइन। तीसरे हैं बेटा अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। चौथे बेटा चवर्ण, मोलर। अब सबसे पहले जो दांत हैं उनको देखिए बेटा आप, यानी कि कृंतक। ये सबसे आगे की ओर स्थित होते हैं, ये सबसे आगे की ओर स्थित होते हैं, जो कि काटने एवं उतरने के काम आते हैं। इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ को काटना और उतरना। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन से दांत है बेटा? कृंतक। स्थिति कहां है? सबसे आगे। फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? काटना और उतरना। संख्या कितनी हो जाएगी? 4। बहुत आसान है बेटा, एक बार में समझ आ जाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी, समझने का प्रयास। दूसरा है बेटा आपका रदनक। कृंतक दांतों के पीछे, कृंतक दांतों के आगे यानी पीछे की ओर रदनक दांत पाए जाते हैं, जो कि चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? चीरना और फाड़ना। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में 2। तीसरा है बेटा चवर्ण, अग्रचवर्ण। रदनक दांतों के पीछे की ओर अग्रचवर्णक दांत पाए जाते हैं, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अगले हैं बेटा चवर्णक। अग्रचवर्णक के पीछे की ओर चवर्णक दांत पाए जाते हैं, जो कि भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बेटा? पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। कितनी होती है बेटा? 6। योग कर लीजिए बेटा, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 6 अब बेटा जबड़े कितने हैं? 2। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। टोटल कितने हो गए बेटा? 32। ये तो बताया था मैंने। स्थायी दांत है जिनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। प्रथम बार जो दांत आते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिन्हें दूध वाले दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। इनके उखड़ जाने के बाद स्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 32। कितनी हो गई? 32। तो ये बेटा दांत वाला टॉपिक हो गया बेटा आपके। एक बार मैं इसको पूरे को रिवाइज करता हूं। मानव में पाचन। सबसे पहली बात है बेटा, पाचन क्या है? तो जटिल भोज्य पदार्थों को
सरल एवं अवशोषण योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह पाचन कहलाती है। पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग हैं उन्हें पाचन अंग कहते हैं और ये पाचन अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की जो क्रिया है वो जल अपघटनी एंजाइम के द्वारा संपादित होती है। पाचन तंत्र का जो निर्माण है वह आहार नाल और सहायक ग्रंथियों के द्वारा होता है। आहार नाल की अगर हम बात करें, यह पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती। यह लंबी नलिकाकार एवं कुंडलित संरचना होती है। आहार नाल की एक जीवित व्यक्ति में लंबाई 4.5 मीटर होती है, जबकि मृत्यु हो जाने के बाद शिथिलन हो जाती है और जिसके कारण इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। आहार नाल की संरचना की बात करें हम तो आहार नाल की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। मैंने भागों के नाम बताए थे। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो मुख से प्रारंभ हुई और कहाँ चली गई? गुदा। ये आहार नाल। सबसे पहला जो पॉइंट था इसमें मुख था। यह आहार नाल का अग्रभाग होता है जो ऊपरी होठ और निचले होठ दोनों से घिरी हुई दरारनुमा संरचना होती है। मुख आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका मुख गुहा। तो मुख आगे की ओर जिस गुहा में खुलता है उसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना है तालु। तो मुख गुहा की जो छत है वह तालु कहलाती है। तालु दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर तालु और दूसरा होता है कोमल तालु। अगर हम कठोर तालु की अगर हम बात करें तो ऊपरी जबड़े में कि छत कहाँ है? ऊपर। तो ऊपरी जबड़ों में कृंतक दांत के जस्ट पीछे उभारनुमा खुरदरी संरचना पाई जाती है जिसे कठोर तालु कहते हैं। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? यह भोजन को मुख गुहा से बाहर आने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा है कोमल तालु। कठोर तालु के आगे की ओर जो चिकनी छत है वह कोमल तालु कहलाता है। कोमल तालु का फंक्शन भाई भोजन पीछे की ओर जाएगा तो पीछे के साइड चिकना है, चिकना से फिसल जाएगा और आहार नाल में चला जाएगा। दूसरा पार्ट है जीभ। तो मुख गुहा की फर्श पर एक पेशी संरचना पाई जाती है जिसे हम जीभ कहते हैं, जो अग्र सिरे से तो स्वतंत्र होती है जबकि पीछे के सिरे में फ्रेनुलम एक पेशीय तंतु होता है, उसकी सहायता से जुड़ी होती है। जीभ के ऊपर स्वाद कल्पनाएं पाई जाती हैं जो कि खट्टे, मीठे, नमकीन एवं कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। तीसरी संरचना जो मुख गुहा के अंदर है वो है आपकी दांत। तो दांत की 3 विशेषता बताएगा। मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो गड्ढों में या गर्तों में धसे हुए होते हैं जिन्हें हम गर्तदंती कहते हैं और अपने कार्यों के आधार पर ये अलग अलग आकृति के होते हैं, इसलिए इन दांतों को विषमदंती कहते हैं। और मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, पहले अस्थायी दांत, दूसरे स्थायी दांत। ठीक है बेटा, इसलिए इसे हम द्विबार दंती कहते हैं। तो मनुष्य के दांतों की विशेषताएं हो गई गर्तदंती, विषमदंती और द्विबार दंती। अब अगर हम दांत के प्रकारों की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में दांत अपने कार्यों के आधार पर
4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दांत है वो है आपका कृंतक दांत, इंसाइजर। तो ये सबसे आगे की ओर पाए जाते हैं। ये काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। दूसरे हैं बेटा रत्नक। तो कृंतक दांतों के आगे की ओर, पीछे की ओर रत्नक दांत पाए जाते हैं, जो कि चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। मांसाहारी जो जंतु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इनके अंदर ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। तीसरा है बेटा अर्धचवर्ण। रत्नक दांतों के आगे की ओर, पीछे की ओर अर्धचवर्ण पाए जाते हैं, जो कि भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। अगला है बेटा चवर्ण मोलक। अग्रचवर्ण के आगे की ओर, पीछे की ओर जो चवर्णक जो मोलक दांत हैं वो पाए जाते हैं, जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। प्रत्येक जबड़े में 6, तो एक जबड़े में 16 हो गए, तो दोनों जबड़ों में कितने हुए? 32 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 32। इसके बाद एक और टॉपिक है बेटा दंत सूत्र। 1 नंबर में 2 बार ये बोर्ड के अंदर पूछ लिया गया है। दंत सूत्र तो प्रत्येक जबड़े, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, उसके आधे जबड़े में उपस्थित दांतों को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में स्थित दांतों को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। और दंत सूत्र है आई इंसाइजर 2/2। ये आधा, ये आधे भाग में 2, ऊपरी में आधे भाग में 2, नीचे के में 2/2। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। कैनाइन 1/1। ऊपर के आधे जबड़े में 1, नीचे के आधे जबड़े में 1। प्रीमोलर पीएम 2/2। आधे जबड़े ऊपर के में 2, आधे जबड़े नीचे के। मोलर 3/3। आधे जबड़े ऊपर के में 3, आधे जबड़े नीचे के में 3, बराबर 16 गुणा 2 बराबर 32। 4 और 6 तो 8, 8 और 6 4 और 6, 6 और 4 10, 10 6 16। तो आधे जबड़े में 16, तो आधे जबड़े में 32। तो टोटल संख्या दांतों की कितनी होगी बेटा? 32। तो प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में, प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में स्थित दांतों को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। ये बेटा 1 नंबर में पूछे जाना वाला प्रश्न है। आई फॉर इंसाइजर, ऊपर का 2 का मतलब ऊपर का जबड़ा, नीचे का मतलब नीचे का जबड़ा। सी माने कैनाइन, पी माने प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर, अर्धचवर्णक, चवर्णक। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। यहां से आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा।